नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल की पहली पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 5 द्वितीयक क्रियाएं पढ़ेंगे। साथियों, आपको याद होगा कि इससे पहले वाले अध्याय में यानी अध्याय 4 में हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाएं के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको वहीं पे आगाह किया था कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो आगे के जो दो चैप्टर्स हैं आपके द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप प्राथमिक क्रिया जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। और वैसे विद्यार्थी जो अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैंने हर एक विषय का मेरे भाई 3 प्लेलिस्ट बनाया है। एक आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव का और तीसरा जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन का भी मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया। तो आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सारे वीडियो जो है वो सीक्वेंस वाइज में चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको मिलते जाएंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर जो आपका 4 है प्राथमिक क्रिया, वो कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर आपको द्वितीय क्रिया समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग प्राथमिक क्रिया में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, एकदम थोड़ा सा, ताकि आपको लगे कि हाँ चैप्टर से रिलेटेड है। हम लोगों ने पढ़ा था प्राथमिक क्रिया के बारे में कि प्राथमिक क्रिया में वैसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से जुड़ी होती हैं, जैसे किसानी, मछली पालन, खनन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो देखिए द्वितीय क्रिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे देखिए किसानी के माध्यम से गेहूं का उत्पादन होगा, उसी गेहूं से क्या बनाया जाएगा, आटा बनाया जाएगा और उस आटे से ब्रेड का निर्माण होगा। ठीक है, ब्रेड का निर्माण किया जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, जो ब्रेड का निर्माण हो रहा है ना, वो आपका आ जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप में। और भी बहुत सारे एग्जांपल देकर हम लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर कंटेंट पे नजर डाल लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें आखिरकार क्या कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पहला टर्म्स तो वही आ गया कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप से किस प्रकार से चीज़ों को मॉडिफाई करके उसका रूपों का ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको द्वितीय क्रिया में भेजा जाता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला ही टर्म्स है विनिर्माण के बारे में पढ़ेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार विनिर्माण क्या होता है और विनिर्माण की क्या क्या विशेषताएं हैं। उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि उद्योगों का जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, किन किन आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है और उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग उद्योगों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे ना, तो ये जो आपका पॉइंट है, ये सेकंड जो आप देख रहे हैं उद्योगों का वर्गीकरण, इसी को मतलब कहिए कि मुख्य तौर से इस चैप्टर में पढ़ना है कि उद्योग को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका चैप्टर का 90% पार्ट जो हो जाएगा वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के आधार पे। देखिए आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, देख रहे हैं, तीनों तस्वीर में आपको यही देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भाई मेरे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहले आपको समझना है। आर्थिक क्रिया से आप भली भांति परिचित हैं, याद है ना आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो मानव के वे कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। हम लोगों ने चैप्टर 4 में भी इस डेफिनेशन को पढ़ लिया है कि आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो मनुष्य का वैसा काम जिससे कोई इनकम यानी आय प्राप्त होता है, उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब आर्थिक क्रिया में ही आर्थिक क्रिया के हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम तक हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर द्वितीयक क्रिया आज हम लोग का चैप्टर है। तो द्वितीयक क्रियाएं क्या कहलाती है, तो कहता है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, इसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। समझ में आया? कहने का तात्पर्य हो गया कि देखिए प्राथमिक यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल, और प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल हमें कौन से क्रियाकलाप में होता है भाई, प्राथमिक क्रियाकलाप में। यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप से जो प्राप्त माल होता है उसी का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, उसके रूप का परिवर्तन, उसके रूपों में परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने शुरू में ही बताया आपको कि हम लोग गेहूं का उत्पादन करेंगे किस क्रियाकलाप में, प्राथमिक क्रियाकलाप में। लेकिन गेहूं से ब्रेड का बनना, गेहूं से ब्रेड बन गया, तो जो गेहूं का दाम था भाई, 1 किलो गेहूं में बहुत सारे ब्रेड बन सकते हैं। 1 किलो गेहूं का दाम मान लीजिए 25 रुपए किलो है, लेकिन आप 1 किलो गेहूं से जब ब्रेड बना लेंगे तो उस ब्रेड का मूल्य कहीं ना कहीं आप 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए के आसपास चला जाएगा। यानी कि जब हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त वस्तुओं का रूपांतरण कर देते हैं, उसके रूप में परिवर्तन करते हैं और उसके मूल्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। और रूपांतरण करेंगे किस प्रकार से, हम लोग अपना उसमें कुछ ज्ञान लगाएंगे, कुछ अपना बुद्धि लगाएंगे, है ना, को अपने कौशल का प्रयोग करेंगे, जो हमारे अंदर स्किल्स है उसका प्रयोग करके उसके रूप का हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे, तब जाकर उसका मूल्य क्या हो जाएगा, अप्रूप बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे और भी एग्जाम्पल, जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा
छोटा सा टर्म्स आप ऐसे समझ लीजिए, दूध दूध का उत्पादन जो हुआ, डेयरी फार्मिंग हम लोगों ने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाकलाप में। दूध से आपका क्या बन गया भाई, दूध से पनीर बन गया। तो आप समझिए दूध का कहाँ दाम था और पनीर का तो मतलब मूल्य में वृद्धि हो गया, रूपांतरण हो गया, दूध से आइसक्रीम का बनना। तो ये सब आपका आइसक्रीम जब बन गया तो इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल ज्ञान व श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो इसे हम लोग द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं, यानी द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लीजिए, देखिए आम का मतलब अगर आप बागान खेती करते हैं, आम लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं तो आम ढेर सारा होता है। अगर उस आम को 1 किलो आम को अगर आप 50 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, 1 किलो आम को कितना बेचते हैं 50 रुपया में, लेकिन उसी आम का 1 किलो आम का जूस बना दीजिए तो कहीं ना कहीं उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसको क्या कीजिए बेच दीजिए। आम का अगर आप जूस बनाकर स्वयं पी लेते हैं भाई तो उसमें उसका रूप का परिवर्तन तो हुआ लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो तो प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, अब आपने आपने आटा गेहूँ उपजाया, गेहूँ से आटा बनाया और आटा रोटी खुद खा जा रहे हैं तो उसका मूल्य में वृद्धि नहीं ना हुआ, वो तो आपके लिए है, तो वो प्राथमिक में ही आएगा। यहाँ पर भी जैसे अगर आप आम के पौधे से, आम के पेड़ से अगर आम तोड़कर जूस बनाकर अगर उसको पैकेजिंग करके पैक करके उसको जब मार्केट में आप बेच देते हैं, मार्केट में भेज देते हैं तो उसका रूप कहीं ना कहीं परिवर्तित भी हो गया और उसके मूल्य में वृद्धि भी हो गया, तो वे आपका द्वितीय क्रियाकलाप में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे एक और समझिए उदाहरण, जैसे कि आपने कपास की खेती करी, ठीक है, कपास से क्या बनाया आपने, रुई बनाया। तो भाई मेरे रुई का जो उपयोग है ना वो बहुत कम है, लेकिन इसी रुई से आप जब कपड़ा बना देंगे, इसी रुई को आप कपड़ा में परिवर्तित कर देंगे, कपड़ा बन गया और उस कपड़े से नए नए वस्त्र का निर्माण हो सकता है। कपड़ा बन गया, ठीक है, कपड़ा से क्या हो गया, नए नए वस्त्र का निर्माण हो गया। तो बताइए इस कपास का यानी रुई का जो उपयोग था, प्राथमिक क्रिया में कपास था, जब रुई बना तो रुई का उपयोग नगण्य था, रुई का उपयोग बहुत ही कम था, लेकिन उसी रुई से फिर क्या किया गया, धीरे धीरे उसको तंतु धागा बना के, धागा बनाने के बाद उसको कपड़ा बना दिया गया और उस कपड़े से नए वस्त्र का निर्माण कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उसका मूल्य भी बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गया। तो जब अपने कौशल का प्रयोग करके जब हम किसी वस्तु प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुओं का क्या करते हैं, रूपांतरण कर देते हैं और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्रिया, ठीक है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया। तो अभी मैंने यहाँ पर रफ आइडियाज थोड़े से दिए हैं आपको, उम्मीद है कि अब आपको द्वितीयक क्रिया कुछ ना कुछ टर्म समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर एक और है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को समझने के लिए ये 3 टर्म्स आपको याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। कहीं कहीं अब आर्थिक क्रिया लिखा रहेगा, आप समझ में नहीं कीजिएगा कि आर्थिक क्रिया क्या है तो नहीं ना समझ पाइएगा। अब द्वितीयक क्रिया लिखा रहेगा, आप समझ में नहीं कीजिएगा द्वितीयक क्रिया किसे कहते हैं। अब तो आपके पास आइडिया हो गया ना, अभी द्वितीय क्रिया के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपको इतना आइडिया हो गया ना कि सर द्वितीय क्रिया क्या होता है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुओं का जब हम सर उसका रूपांतरण करते हैं अपने कौशल का प्रयोग करके, अपने बुद्धि का प्रयोग करके, तो और उसके मूल्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है सर, तो उसी को हम लोग द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। इतना तो नॉलेज हो गया। फिर विनिर्माण को अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। देखिए विनिर्माण इसका संबंध वस्तु के उत्पादन से है, हस्तशिल्प से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत रखा माना जाता है। विनिर्माण मतलब समझ गए, मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर समझ ही रहे हैं। देखिए अब जैसे जो पिछड़े हुए देश हैं तो उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का, विनिर्माण का मतलब क्या हो गया, केवल हाथों से बनाना। पुराने एनसीईआरटी में भी हाथों से बनाना ही केवल दिया हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हो रहा है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, तो विनिर्माण का अब जो अर्थ है वो बदल चुका है। अभी के टाइम में अगर विनिर्माण का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो हाथों से बनाना तो है ही है, साथ ही साथ मशीनों का भी तो प्रयोग अब उसमें हो गया है ना, मैन्युफैक्चर करने में मशीन का प्रयोग अब किया जाता है। और जो पिछड़े हुए देश हैं वहां तो भी हाथों से बनाना ही चलेगा। तो जैसे जैसे बढ़ा, जैसे आपको 3 क्रियाकलापों के बारे में पढ़ना था, पहले 3 ही क्रियाकलाप पढ़ाया था, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से सभ्यता का विकास हो रहा है तो हम लोग अब 5 क्रियाकलाप पढ़ने लगे हैं, 5म तक चले गए हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। विनिर्माण की प्रक्रिया यानी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके क्या कुछ प्रोसेस हैं, कैसे किया जाता है मैन्युफैक्चर, क्योंकि मैन्युफैक्चर के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। समझ में आ गया, यानी मशीन का प्रयोग करना, औजारों का प्रयोग करना, श्रम का। पहले केवल क्या होता था, औजार और श्रम का, लेकिन मशीनों का जब आविष्कार हुआ तो मशीन को भी उसमें प्रयोग में लाया जाने लगा विनिर्माण में। विनिर्मित सामान स्वयं प्रयोग के लिए हो सकते हैं या बेचने के लिए। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती है। अंडरस्टूड।
जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। वही प्राकृतिक रूप से प्राप्त मालों को क्या किया जाता है, इसमें रूपांतरण किया जाता है, उसके रूपों में परिवर्तित किया जाता है विनिर्माण के माध्यम से। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक जटिल वस्तुओं को विनिर्माण में किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लोहे को लाया गया, कच्चा लोहा लाया गया और लोहे को फिर क्या किया गया, धीरे धीरे इसको विनिर्मित किया गया, विनिर्माण किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोहे का काम चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो विनिर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, तो विनिर्माण में हम लोग औजार का प्रयोग करते हैं, अपने औजार का प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना, श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को ही विनिर्माण कहा जाता है। समझ में आया, अंडरस्टूड। विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है, सामान को बनाना, ठीक है। कैसे बनाना भाई, तो इन सब चीजों का प्रयोग करके। कहानी क्लियर है। देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, जल्दीबाजी भी नहीं कर रहे हैं और चैप्टर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन सभी चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में जो है ना वो सवाल पूछे ही जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक थोड़ा सा आप समझेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने दूसरा टर्म्स पढ़ा था, पहला टर्म्स हमारा था, यहाँ देखिएगा कि विनिर्माण क्या है और इसकी क्या विशेषताएं है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब मेन जो आपका टॉपिक शुरू होता है उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर पहले ही डाल दिया है। ये एग्जामिनेशन में सवाल डायरेक्ट पूछा गया था, इसी तरह से पूछा गया 5 नंबर में पूछा गया था कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ऐसे एग्जाम में सवाल था। सवाल क्या था कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो यहां पर देखिए उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले 2 कारक आपके हो सकते हैं। यहां पर भौतिक कारक और मानवीय कारक के बारे में बताया गया है। भौतिक कारक में तो कहता है कि कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि अगर आप किसी उद्योग को कहीं पे बैठा रहे हैं, कहीं पे उसकी स्थापना कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप ये देखेंगे कि वहां पे उस इंडस्ट्री के लिए जिसका आप उद्योग बैठा रहे हैं उसके लिए वहां पे कच्चे माल की उपलब्धता है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए विद्युत के लिए कोई इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, ठीक है, तो आप वैसे इलाके में बैठाने को वरीयता देंगे जहां पे कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यानी कोयला की दूरी ज्यादा ना हो, क्योंकि कोयला का उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होगा। अब मान लीजिए कि आप मान लीजिए कहीं पे विद्युत ऊर्जा के लिए एनर्जी के लिए आप इंडस्ट्री बैठाते हैं और अगर आप कोयला जो है वो 8000 किलोमीटर दूर से 14000 किलोमीटर दूर से मंगाते हैं, तो भाई मेरे जितना का आपका फायदा नहीं होगा उतना का तो लॉस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में ही चार्ज चला जाएगा। तो कहता है कि कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि जिस इंडस्ट्री को आप बैठाना चाहते हैं उसके लिए पहले आप ये देखते हैं कि वहां पे उसके लिए कच्चे माल मिल जाएंगे ना आसानी से, इस चीज को देखते हैं। दूसरा है अनुकूल जलवायु, मतलब उसके अनुसार अनुकूल जलवायु होना चाहिए। अनुकूल जलवायु कहने का मतलब कि वैसा मतलब कंडीशन होना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ एग्जिस्ट कर सकें। दूसरा है शक्ति के साधन, मतलब एनर्जी का, जैसे अगर आप कोई भी इंडस्ट्री खोलिएगा तो वहाँ पे शक्ति के साधन होने चाहिए भाई। जैसे आप कहने का तात्पर्य हो गया कि अभी के टाइम में अगर कोई भी इंडस्ट्री हम लोग करते हैं तो वहाँ बिजली होना चाहिए, ये सब चीज़ की वहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। जल की उपलब्धता सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है कि जल की उपलब्धता फैक्ट्री के लिए तो काफ़ी मात्रा में चाहिए। जहाँ पे आप देखिएगा, आप इंडस्ट्री से सुने होंगे कि इंडस्ट्री से इतनी ज़्यादा प्रदूषित जल निकलता है, जब जैसे चमड़ा फैक्ट्री उद्योग, इन सब जगहों से जल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो ये लोग वहाँ पे संलग्न होंगे, जो उसमें काम कर रहे होंगे, उनको भी जल चाहिए, जल की पूर्ति होनी चाहिए उनके लिए भी। साथ ही साथ मतलब आप किसी उद्योग के लिए आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए जल की उपलब्धता वहाँ पे होनी चाहिए। तो भौतिक कारक में सबसे पहला कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन, जल की उपलब्धता, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। और भी आप जब इंडस्ट्री बैठाएंगे तो उसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि हमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो भौगोलिक रूप से या भौतिक रूप से हमारे लिए इस इंडस्ट्री के लिए, इस उद्योग के लिए आवश्यक है, जरूरी है। समझ में आया बात है। मानवीय कारक में जैसे देखिए, आप कोई भी अगर उद्योग बैठा रहे हैं तो वहाँ पे आपको श्रम यानी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी तो जरूर उसमें लगेगा, बिना पूंजी का कोई उद्योग होगा नहीं होगा। परिवहन के साधन, बिल्कुल अगर आप कोई इंडस्ट्री में उद्योग बैठा रहे हैं तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का, आवागमन का, परिवहन का जो साधन है वो होना चाहिए, तब ना आप तैयार माल को फिर बाजार में भेज सकते हैं। जो भी माल आपका तैयार होगा उसको बाजार में आप भेज सकते हैं। बाजार होना बहुत जरूरी है अगल बगल में। सरकारी नीतियां, यानी सरकार की नीतियां उसके लिए होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजें आपको कहता है मानवीय कारक में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था डायरेक्टली यही सवाल। प्रश्न ये था कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो सबके बारे में लिख कर थोड़ा थोड़ा और पॉइंट इसके बारे में 2-2 लाइन लिखते जाना है, ठीक है, जो मैंने समझाया। क्लियर कंसेप्ट।
अगला पॉइंट देखिएगा, अब हम लोग बात कर रहे थे उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में, और अगर आपने इस चीज को पूरा समझ लिया, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग को एक एक करके पढ़ लेना है और इसी को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में मेनली। और इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया, पूरे चीजों को अगर आपने सही से समझ लीजिए, तो 90% तो यही आपका कवर किए हुए इस चैप्टर को। 90% बात इसी में मतलब पूरा का पूरा ये चैप्टर छुपा हुआ है। हो सकता है कि आप इसको लास्ट जाते जाते तक आपका चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी तक आपका विनिर्माण कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। द्वितीयक क्रिया से आप क्या समझते हैं, उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आपने समझा ना। द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, तो ये क्लियर, इतना कंसेप्ट अगर है तो आगे आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, उद्योग का जब वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आकार के आधार पे, उत्पाद के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे, 4 आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे कुटीर या घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग को घरेलू उद्योग भी कहते हैं, अंग्रेजी में कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़े पैमाने के उद्योग बिग स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। सबसे पहले उद्योग का वर्गीकरण कितने रूप में किया गया, 4 आधार पे किया गया, आकार के आधार पे, उत्पाद के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। फिर हम लोग आकार के आधार पे पढ़ेंगे 3 तरह के उद्योग, पहला कुटीर उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। तो सबसे पहले हम लोग आकार के आधार पे उद्योग का हम लोग क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं, तब जाकर हम लोग उत्पाद के आधार पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आकार के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण जो है इसको खत्म करते हैं। तो देखिए आकार के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण, तो कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। तो भाई मेरे कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, घरेलू उद्योग किसे कहते हैं सर, तो कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग दोनों सेम ही नाम है। तो किसे कहते हैं सर, आखिरकार हम कैसे समझेंगे कि कोई अगर इंडस्ट्री बैठ रहा है तो वो कुटीर है, घरेलू है, किस प्रकार से हम समझेंगे। तो आपको आकार के आधार पे 3 पढ़ना है, एक आपका कुटीर उद्योग पढ़ना है, दूसरा आप पढ़ेंगे छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा आप पढ़ेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। 3 तरह के उद्योग आपको पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले कुटीर उद्योग को समझते हैं। देखिए सबसे पहले इस जो छोटा छोटा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा ये तस्वीर जब आप देख लीजिएगा तो हम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कुटीर उद्योग किनको कहा जाता है, तो उन उद्योगों को कहते हैं सर जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। देखें एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ देगा कि बताइए ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें घर पर ही परिवार द्वारा ही संलग्न होकर कार्य किया जाता है। ऑप्शन देगा कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से दे देगा। तो आपको समझना होगा। तो कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग क्या कहलाता है सर, उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलजुल कर स्थानीय मतलब जहां पे वो रहते हैं वहीं पे कच्चे माल की सहायता से, जो कच्चा माल हमें प्राप्त होता है जैसे खेती के द्वारा, कच्चे माल आप समझ ही रहे हैं, कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यानी कैसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, दैनिक उपयोग मतलब कि जो उनके दिनचर्या में यूज हो, जो प्रतिदिन या मतलब उनके दिनचर्या में क्या होता है, यूज होता है, दैनिक उपयोग की चीजें हैं, उसको बनाते हैं, उसको निर्माण करते हैं। तो जब घर पर ही वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, घर के ही लोग संलग्न है, तो क्या इसमें पूंजी ज्यादा प्रधान रखेगा, अहमियत नहीं रखेगा। तो कहता है कि पूंजी एवं परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करेगा, पूंजी भी नहीं प्रभावित करेगा, परिवहन भी नहीं, क्योंकि भाई परिवहन तब ना जब मतलब बड़े पैमाने पे हो, छोटे पैमाने पे हो रहा है केवल क्या हो रहा है, ये दैनिक उपयोग का ही है, तो मतलब खुद ही लोग उपयोग कर ले रहे हैं उसका, तो इसके लिए कोई परिवहन का नहीं और ना ही पूंजी की आवश्यकता है। कच्चा माल एवं बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं, यानी कच्चा माल भी स्थानीय स्तर पर मिल जाता है और बाजार भी उसके लिए जो चीजें हैं वो आपको स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, किसी शक्ति चालित मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, हाथ के साधारण औजार ही उपयोग में आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इतना से तो पहले इतना क्लियर हो गया कि हाँ सर जो आपका ये जो आपका कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग होता है वो ऐसा उद्योग होता है जो घर के ही परिवार द्वारा स्थानीय स्तर पे ही किया जाता है, इसमें किसी तरह की कोई पूंजी प्रधानता नहीं है और न ही परिवहन के लिए इसमें उपयोगिता है। लेकिन अब आपको उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जैसे ही फोटो दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण
उदाहरण के लिए आप देखिए मिट्टी के खिलौने बनाना, झाड़ू बनाना, पापड़ बनाना। अब मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए आप बताइए कि मिट्टी हमें बाजार से खरीदना पड़ेगा, स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हो जाएगा। मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए क्या हमें कोई मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा? हमें स्थानीय स्तर पे मतलब घर के ही लोग मिलकर उसको काम कर लेंगे। कोई मिट्टी को गूंद देगा, कोई मिट्टी को उसको सांचे में डाल देगा, कोई उस मिट्टी के बर्तन को सुखा देगा, कोई फिर उसको पका देगा, है ना, और उसको स्थानीय मतलब बाजार में ही क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो इसके लिए परिवहन का भी उतना ज्यादा आवश्यकता है नहीं। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, और भी कुछ एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर महिलाएं जो है चटाई बीन रही है, तो चटाई बीनने के लिए बांस का सिरकी बना देंगे, बांस को फाड़ फाड़ के सिरकी बना देंगे, और उसी सिरकी को क्या करेंगे हम लोग एक दूसरे में पिरोते जाएंगे, आपका चटाई का निर्माण हो जाएगा। क्या इस चटाई को बनाने के लिए बाहर से कोई सामान मंगाना पड़ेगा? नहीं मंगाना पड़ेगा। क्या इस चटाई को बेचने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं, स्थानीय बाजार में हम लोग इसको बेच सकते हैं। क्या इसमें श्रमिक बहुत ज्यादा आते हैं? नहीं, घर के लोग ही मतलब संलग्न होकर इस कार्य को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मौनी बनाया जा रहा है, मौनी हम लोग कहते हैं, आप लोग टोकरी भी कहते होंगे, याद है ना, छठ पूजा में इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। या गाय को चारा देने के लिए हम लोग गाँव में इसका प्रयोग करते हैं ना जी, मौनी का प्रयोग, टोकरी का प्रयोग। तो यहाँ पे टोकरी बीना जा रहा है। तो आप देखिए टोकरी बीनना भी क्या हो गया आपका, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही आ गया। देखिए मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं कुम्हार द्वारा, तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि पूंजी प्रधान है? नहीं प्रधान है सर, पूंजी की इसमें कोई प्रधानता नहीं है। छोटा छोटा जो देवता उवता जी को रखने के लिए जो मौनी बनाया जाता है ना, तो उस तरह का मौनी बिना जा रहा है। या पूजा उजा करने के लिए ले जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डोलची कहते हैं, जो भी कहिए, तो ये सब यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो या पंखा हो गया, पंखा बनाना है ना, तार वाला पंखा हम लोग ऐसे ऐसे जो हाँकते हैं, बेना जिसको कहते हैं जी, तो वो सब बन रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। कुल मिलाकर आप इतना याद रखिए, कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जो घर पर ही परिवार के सदस्यों द्वारा स्थानीय रूप से तैयार किया जाता है दैनिक उपयोग के लिए। इसमें ना तो इसकी पूंजी प्रधानता होती है, ना ही कहीं से बाहर से इसमें कोई माल मंगाया जाता है। बस स्थानीय कच्चे मालों का प्रयोग करके ही इसमें वस्तुओं को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब समझिए मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं था, उसी मिट्टी से घड़ा बन गया, मतलब रूपांतरण किया गया, ट्रांसपोर्टेशन किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन किया गया मेरे भाई, तो उसके मूल्य में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? घड़ा बिकेगा ना जी, तो मूल्य में वृद्धि हो गया। तो हम लोग द्वितीय क्रिया का डेफिनेशन यही पढ़े हैं कि जब हम लोग कच्चे मालों को क्या करते हैं, उसके रूपों में परिवर्तन कर देते हैं, मूल्य में वृद्धि कर देते हैं अपने कौशल का प्रयोग करके, उसी को हम लोग द्वितीय क्रिया कहते हैं। अब बांस का फट्टी रखा हुआ, उसका कोई उपयोग नहीं है, और उसी से क्या कर दिया, यहाँ पे चटाई बीन दिया गया, टोकरी बीन दिया गया। ठीक है, टोकरी बीन दिया गया, तो इसका मूल्य बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये आपका होता है घरेलू उद्योग, या आप कह सकते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में उन उद्योगों को कहते हैं सर जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये वो चीज समझ में आ गया, क्लियर है कंसेप्ट? तो आकार के आधार पे हम लोग, आकार के आधार पे तीन तरह का, एक वो कुटीर उद्योग जो सबसे छोटा होता है, उसके बाद छोटे पैमाने के उद्योग उससे थोड़ा बड़ा होता है, और बड़े पैमाने के उद्योग जो सबसे बड़ा होता है। तो कुटीर उद्योग क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। देखिए अब छोटे पैमाने के उद्योग जो है कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा है। छोटे बड़े कुटीर उद्योग में क्या होता था कि कुटीर उद्योग में एक परिवार के लोग ही संलग्न होकर बनाते थे, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, एक सेंटर खोला जाएगा और उस सेंटर पे लोगों को बुलाकर काम करवाया जाएगा। ठीक है, ये छोटे पैमाने का उद्योग हो गया। तो कहता है निर्माण स्थल, इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है, और कच्चा माल, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। उदाहरण, लिफाफे बनाना, अचार बनाने का काम, तकिए बनाने का काम, मच्छरदानी बनाना, ये सब काम हो गया। तो आप देखिए इसमें एक सेंटर बनाया जाता है, आप देखिएगा महिला सिलाई सेंटर भी होता है। तो ये सब आपके छोटे पैमाने के उद्योग। इसमें क्या होता है कि एक कारखाना बना दिया जाता है, छोटा ही कारखाना होता है, उसमें स्थानीय जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों को बुलाकर, आप देखें आजकल नेंद्रा बनाने का पूरा प्रक्रिया चला हुआ है ना। नेंद्रा बनाने का, नेंद्रा जो होता है, जो इसमें हम लोग सोते हैं, जिसको आप लोग गेंद्रा कहते हैं, निंद्रा कहते हैं, जो भी कहे, बिछौना आप समझ सकते हैं, बिछावन। मतलब 100-150 रुपया में उसको केवल क्या कीजिए, आप कपड़ा दे दीजिए, 100-150 रुपया में वो सीकर दे देता है। तो वो क्या होता है, एक सेंटर खोले हुए रहता है, उस सेंटर में 10 लोग 15 लोग को हायर किए हुए हैं और प्रतिदिन वही काम करवा रहा है। मच्छरदानी बनाना, लिफाफा बनाना, ये सब आपके आ गया छोटे पैमाने के उद्योग पे। तो छोटे पैमाने के उद्योग में भी पूंजी ज्यादा प्रभावित नहीं करता, और छोटे पैमाने के उद्योग में बहुत ज्यादा श्रमिकों को क्या होता है, कार्य इसमें मिलता है।
देखिए कुटीर उद्योग में तो घरेलू लोग ही मतलब परिवार के लोग ही संलग्न रहते हैं, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योग में मतलब निवासियों को, आसपास के लोगों को क्या होता है, इसमें कार्य मिलता है। ये तो इस कहने का मतलब रोजगार के अवसर देने में इसका क्या है, अपना एक अच्छा खासा योगदान हो जाता है। फिर आप आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है। तो बड़े पैमाने के उद्योग की जब हम लोग बात करें तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इस आपने देखा था छोटे पैमाने के उद्योग में तस्वीर है, और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो बड़े पैमाने का उद्योग है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा जो उद्योग है इसमें किया जा रहा है। तो भाई इसमें पूंजी भी प्रधान होगा और इसमें परिवहन, ये सब इंपॉर्टेंस होगा। देखिए उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है, मतलब इसमें पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का ही, जो स्किल लेबर है, स्किल लेबर जिनके पास नॉलेज है, उन्हीं को इसमें कार्य दिया जाता है। उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है, अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो इस उद्योग को चलाने के लिए हमें पूंजी की भी ज़्यादा आवश्यकता है। श्रमिक भी हमें अनपढ़ श्रमिक नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा श्रमिक चाहिए इसमें। तो सबसे ज़्यादा अगर रोजगार कोई देगा तो छोटा पैमाने का उद्योग देगा, क्योंकि उसमें अनपढ़ लोगों को भी क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। बड़े पैमाने के उद्योग में नहीं रखा जा रहा है। बड़े पैमाने के उद्योग में हम लोग कुशल श्रमिकों को ही रख रहे हैं, जो उस काम के लिए लायक है, उसी को हम लोग इसमें संलग्न कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें आकार के आधार पर जब उद्योग का वर्गीकरण करें तो सबसे ज़्यादा कार्य किस में लोग करेंगे, छोटे पैमाने के उद्योग में। बड़े पैमाने के उद्योग में तो केवल पढ़े लिखे वर्कर ही ना काम करेंगे। आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, ये लोहा इस्पात उद्योग है, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़, ऑटोमोबाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग, उर्वरक उद्योग, जहाँ पे फर्टिलाइजर ये सब बनाया जाता है, खाद ये सब बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो अभी देखिए मैंने आपको डाटा बताया था, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ रहे थे, उद्योग का वर्गीकरण। तो हम लोग का आकार के आधार पे क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग भी बिल्कुल समझ गए होंगे। आकार के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण 3 रूप में, कौन कौन, सब लोग बोलिए मेरे साथ। कुटीर उद्योग यानी घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग को हम लोग कहते हैं घरेलू उद्योग। घरेलू उद्योग समझ गए ना, इसमें स्थानीय लोग ही स्थानीय बाजार में ही सब चीज बेच देंगे, खरीद लेंगे, वहीं से कच्चे माल का रूपांतरण करके उसके मूल्य में वृद्धि करके अपना जीवन यापन करेंगे। तो पूंजी इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करेगा। छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें क्या होगा कि एक कारखाना बनाया जाएगा, उस कारखाने में आसपास के लोगों को बुलाकर, श्रमिकों को बुलाकर कार्य करवाया जाएगा, जैसे मच्छरदानी का बनाना, लिफाफा बनवाना, ये सब आपके कार्य इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद अचार बनाना, ये सब रुमाल ये सब बनवाना। बड़े पैमाने के उद्योग में क्या हो जाएगा, तो सर बड़े पैमाने के उद्योग में हमें कुशल श्रमिक भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए और परिवहन भी चाहिए, सब चीज चाहिए हमें बड़े पैमाने के उद्योग में, यानी बिग स्केल इंडस्ट्री हो गया। तो आकार के आधार पर हम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, बस इतना ध्यान में रखिए। एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा कि लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर बताइए, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताइए। कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, लघु उद्योग से क्या समझते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर आप चीजों को समझे हुए रहिएगा ना, तभी लिख पाइएगा। ठीक है, आइए अब उत्पाद के आधार पे हम लोग देखते हैं। तो उत्पाद के आधार पे देखें तो आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है, जिसको लौह इस्पात उद्योग भी कहा जाता है। ठीक ना, क्योंकि आप कोई भी इंडस्ट्री में जाइए तो आप देखिएगा कि उसमें आप जैसे मशीन ही वहाँ का है तो लोहे का बना होता है ना, लोहे का ही बना होता है मशीन, है कि नहीं। तो इसी को आधारभूत उद्योग कहा गया, जो अन्य उद्योगों को क्या करे, आधार प्रदान करे, जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करें। तो ये आपका आधारभूत उद्योग में लौह इस्पात आ जाता है। उपभोक्ता उद्योग में आपका खान पान की वस्तुएं जो भी है, वस्त्र, आपका वाहन, जैसे खान पान में बिस्कुट ये सब हो गया, ये सब आपके आ जाते हैं। तो आइए हम लोग उत्पाद के आधार पे भी उद्योगों को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यहीं पे देखिए, तो उत्पाद के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण, उत्पाद या उत्पादन के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण। तो अभी मैंने आपको बताया कि आधारभूत उद्योग और आपका वस्तु निर्माण उद्योग। तो देखिए आइए यहाँ पर उत्पाद आधारित उद्योग कहता है वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, जब अन्य उद्योगों को क्या करता है, आधार प्रदान करता है। जैसे लोहा इस्पात, तो वस्त्र उद्योग के लिए मशीन बनाता है। लोहा इस्पात क्या करता है, वस्त्र उद्योग के लिए मशीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाता है। उपभोक्ता के उपयोग हो तो कपड़ा बन जाएगा। तो ये बातें आपको समझना है। तो उत्पादन के आधार पे 2 आपके उद्योग, आधारभूत उद्योग और आपका वस्तु निर्माण उद्योग। तो आधारभूत उद्योग क्या होता है जी, लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है।
इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यानी आधारभूत उद्योग में कौन आ जाएगा आपका, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अन्य उद्योग जैसे कि मशीन और औजारों जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कच्चा माल प्रदान करता है। मैं आपको वही बता रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद वस्तु निर्माण उद्योग, तो वह उद्योग जो उन उत्पादों का निर्माण करते हैं जिन्हें सीधा उपयोग के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय, रोटी, साबुन, टेलीविजन, ये सब। तो वस्तु निर्माण उद्योग में मैंने आपको बताया था यहाँ पर उत्पादन के आधार पर आधारभूत उद्योग, और वस्तु निर्माण उद्योग में हम लोगों ने यहाँ पर जैसे पढ़ा था वस्त्र के बारे में, तो वस्त्र भी निर्माण इसमें हो जाता है। जो उपभोक्ता द्वारा क्या कर लिया जाए, डायरेक्टली उसको उपभोग कर लिया जाए, यानी जिन्हें सीधा उपभोग के तौर पर प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग, वस्तु निर्माण उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। देखिए फिर अगला हमारा जो टर्म्स था यहाँ पर देखिएगा, तो आइएगा, तो हम लोग जब उद्योग का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उत्पाद के आधार पे, तो उपभोक्ता उद्योग में हम लोग खान पान, वस्त्र और वाहन ये सब हो गया। अब आते हैं कच्चे माल के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्योंकि 5 पॉइंट पढ़ना है तो पांचों इंपॉर्टेंट है। आपका आकार के आधार पे, उत्पाद के आधार पे आसान था, आधारभूत और उपभोक्ता, क्लियर हो गया। अब कच्चे माल के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो कच्चे माल के आधार पे पहला आपका कृषि आधारित उद्योग, दूसरा आपका रसायन आधारित उद्योग, तीसरा खनिज आधारित उद्योग, चौथा आपका वन आधारित उद्योग, पांचवा आपका पशु आधारित उद्योग। तो आइए हम लोग इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे कच्चे माल के आधार पे उद्योग, तो पहला कहता है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। समझ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा टर्म से समझते जाइएगा, क्लियर होते जाएगा। कृषि आधारित उद्योग क्या हो जाएंगे, तो खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग जैसे शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल एवं वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट तथा रबर उद्योग आते हैं। यानी कि वैसा उद्योग जो कृषि पे आधारित होता है, ठीक है, कृषि पे आधारित होता है, उसका हम लोग रूपांतरण करके उसको हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो ये कृषि आधारित उद्योग हो गया। खनिज आधारित उद्योग क्या हो जाएगा जी, तो सर खनिज आधारित उद्योग उन उद्योगों में खनिज को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कच्चा माल के रूप में कौन क्या उपयोग होगा, खनिज उपयोग होगा। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक होते हैं, तो धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। जबकि कुछ उद्योग अलौह होते हैं, अलौह धात्विक, जैसे आप एल्युमिनियम के बारे में, जिसमें लोहा का मात्रा न हो, एल्युमिनियम, तांबा, ज्वारात, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योग में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। तो एक लौह होता है, अलौह होता है और एक अधात्विक होता है खनिज के आधार पे। तो खनिज आधारित उद्योग में आपका लौह, अलौह और उसके बाद धात्विक, अलौह, लौह, अलौह धात्विक में आ गया, और एक आपका अधात्विक होता है जो कि बताया गया यहाँ पे, जैसे मिट्टी के बर्तन, ये सब आपके अधात्विक हो जाते हैं, क्लियर। अगला देखिएगा रसायन आधारित उद्योग, एकदम सिंपल टर्म्स है। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नमक, गंधक एवं पोटास उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि है। यानी रसायन आधारित उद्योग में क्या होता है मेरे भाई, तो रसायन आधारित उद्योग में हम लोग प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रसायन खनिजों का उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल, पेट्रोलियम का हम लोग उपयोग करते हैं। कहता है प्लास्टिक का निर्माण हो गया। कृत्रिम रेशे बनाना, जो हम लोग कृत्रिम रेशे, जो हम लोग रेशा बनाते हैं कपड़े के लिए, उन सबको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए उधर तस्वीर में आप देख सकते हैं। अगला है वनों पर आधारित उद्योग, मतलब इसमें कच्चे माल वन से प्राप्त किए जाएंगे। सिंपल सा, सब में वही चल रहा है सिस्टम। तो कह रहा है वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योग में प्रयुक्त होती है। फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ी का हम लोग उपयोग करते हैं वन से। कागज उद्योग के लिए भी लकड़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं। बांस, घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है। कागज बनाने के लिए हमें लकड़ी वन से लेना पड़ता है, लकड़ी से ही ना, लकड़ी को ही पतला पतला पीस में कन्वर्ट करके फिर उसको रूपांतरित करके पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि वन आधारित उद्योग में हम लोग कच्चे माल कहां से प्राप्त करेंगे, वन से प्राप्त करेंगे। रसायन आधारित उद्योग में हम लोग कच्चे माल कहां से पाएंगे, प्राकृतिक रसायन का हम लोग उपयोग करेंगे। पशु आधारित उद्योग में तो देखिए अगला टर्म्स आपका यही है, पशु आधारित उद्योग। तो चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से मिलता है ना। स्वेटर वेटर ये सब बनाने के लिए हम लोग कहां से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, तो हम लोग पशु से प्राप्त करते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, पशु आधारित उद्योग। यानी देखिए मेरे भाई, आपको यहाँ पर ये टर्म समझना है। हम लोग उद्योग के वर्गीकरण वाले पॉइंट पे चलते हैं।
जब आप यहाँ पे देखते हैं कि कच्चे माल के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण, तो कृषि आधारित मतलब समझ गए आप, रसायन आधारित पेट्रो रसायन कृत्रिम रेशा, खनिज आधारित में देखिए खनिज आधारित में एक आप धात्विक के बारे में पढ़ें और एक अधात्विक के बारे में। तो धात्विक खनिज में लोहा, जो लोहा से बना होगा लोहा इस्पात हो जाएगा, और जो बिना लोहा का होगा वो अलौह, जैसे तांबा एल्युमिनियम रत्न आभूषण ये सब आपके आ जाएंगे। फिर अधात्विक में आपको पता चल गया जैसे मिट्टी उट्टी ये सब जो भी हो गया वो सब अधात्विक में आ जाएगा। पशु आधारित मतलब जैसे चमड़ा और ऊन का हम लोग लेते हैं। वन आधारित कागज और लाख का प्रयोग करते हैं। अब जो आपका चौथा जो था उद्योग का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पे, तो देखिए स्वामित्व के आधार पे जो हम लोग उद्योग का वर्गीकरण करते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के रूप में करते हैं। आइए हम लोग इसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हम लोग स्वामित्व के आधार पे अब पढ़ने वाले हैं। किसके आधार पे पढ़ने वाले हैं? स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे जब उद्योग का हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो तीन रूप में, पहला सार्वजनिक क्षेत्र में, दूसरा निजी क्षेत्र में, तीसरा संयुक्त क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है मेरे भाई? तो सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं और सरकार ही इनका प्रबंध करती है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। अधिकतर समाजवादी साम्यवादी देशों में ऐसा होता है, मतलब सरकार का उस उद्योग पे क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो सार्वजनिक उद्योग में क्या होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। निजी उद्योग में क्या होगा? मतलब ऐसे उद्योग जो किसी खास व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है। खास व्यक्ति या एक व्यक्ति दो व्यक्ति मिलकर खास अपना संपत्ति लगाकर उस उद्योग को तैयार करता है, तो वो निजी क्षेत्र में हो गया। जैसे उद्योग का मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है, ठीक है। ऐसे उद्योग का मालिक क्या होता है? एक व्यक्ति एक कंपनी होता है आपका। कहता है व्यक्ति या निजी कंपनियों इन उद्योगों का प्रबंधन करती है। पूंजीवाद देशों में यह व्यवस्था होती है। भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री इसके उदाहरण है। मतलब निजी क्षेत्र में अपना एक इंडस्ट्री बैठाना, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पे पहला सार्वजनिक आपने देखा सरकार के द्वारा, दूसरा निजी आपने देखा किसी खास व्यक्ति के द्वारा बैठाना, और संयुक्त क्षेत्र मतलब कि सरकार भी और कोई निजी कंपनी दोनों मिलकर कोई उद्योग बैठा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त क्षेत्र कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ उद्योग जो है इसका संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर करती हैं, और जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ये सब साझेदारी का उदाहरण है। मतलब इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप है और कुछ निजी व्यक्तियों का भी हस्तक्षेप है, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पे उद्योगों का 3 तरह से वर्गीकरण होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसी पॉइंट को अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद आप लोग हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण क्लियर हो गया, बिल्कुल। उत्पाद के आधार पे आधारभूत और उपभोक्ता क्लियर। कच्चे माल के आधार पे कृषि, रसायन, खनिज, वन, पशु क्लियर हो गया। स्वामित्व के आधार पे आपका सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्लियर हो गया। सार्वजनिक जिस पे सरकार का स्वामित्व होता है, निजी मतलब किसी खास व्यक्ति का, किसी खास कंपनी का उस पर अधिकार होता है, और संयुक्त का मतलब सरकार और निजी व्यक्ति द्वारा मिलकर क्या कहता है उसका संचालन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको एनसीईआरटी ने पढ़ाया है, तो मैं भी क्यों ना पढ़ा दूं, तो मैं भी पढ़ा ही देता हूं आपको कि प्रमुख उद्योगों का वितरण, उद्योगों का वितरण कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। ये नया बहुत ज्यादा अभी के टाइम में चल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग के बारे में आप कुछ जानकारी ले लीजिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में कहता है, आप अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले कि लोहा इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है। जैसे कि अगर आप कपड़ा भी बनाना है, वस्त्र का भी निर्माण करना है, तो मशीन जो बनेगा वो लोहे का ही रहेगा, तो आधार प्रदान किया ना जी। तो कच्चा माल क्या होता है? प्रदान करवाता है अन्य उद्योगों को। तो लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अन्य उद्योग जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कच्चा माल क्या करता है? प्रदान करता है। इसी कारण इसे भारी उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है, इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है। लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन कोक एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है, उसको मेल्टिंग करवाया जाता है। किसके साथ? देखिए लौह अयस्क जो निकलता है, लौह अयस्क प्योर नहीं होता है, इम्प्योर रहेगा, उसको क्या किया जाएगा? भट्टियों में कार्बन यानी कोक और चूना पत्थर के साथ उसका प्रगलन करवाया जाएगा, और फिर जो पिघला हुआ लोहा होगा उसको बाहर निकालकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चा लोहा किसे कहते हैं? जब लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन और चूना पत्थर के साथ प्रगलन करते हैं, उसके बाद जो पिघला हुआ लोहा हमें प्राप्त होता है उसी को कच्चा लोहा कहते हैं। और
कहता है मेरे भाई कि इसी कच्चे लोहे में जब हम मैंगनीज मिला देते हैं तो इस्पात बन जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि इस्पात कैसे बनता है तो याद रखिएगा, कच्चे लोहे में जब हम मैंगनीज मिलाते हैं तब वो इस्पात का रूप लेता है। तो लौह इस्पात समझ गए ना, लोहा से इस्पात कैसे बनता है, मैंगनीज के मिश्रण से। सबसे पहले लौह अयस्क को क्या किया जाता है, तो लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन और कोक के साथ, चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है और फिर जो पिघला हुआ लोहा प्राप्त हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसे कच्चा लोहा कहते हैं। और कच्चा लोहा को में जब मैंगनीज मिलाते हैं तब वो इस्पात का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया लौह इस्पात उद्योग के बारे में। लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख देश आपके कौन कौन है? अगर हम लोग एशिया में बात करें तो जापान, टोक्यो, नागासाकी, चीन में वुहान, भारत में जमशेदपुर, भिलाई, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती। ऐसे एग्जाम में पूछता है बहुत ज्यादा सवाल। यूरोप में तो यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सोवियत रूस। अमेरिका में हम लोग बात करें तो पीटर्सबर्ग, शिकागो, ईरी, क्लीवलैंड और लॉरेन। ये सब आपके क्या हैं, तो ये इंपॉर्टेंट जगह जो है आपके यहाँ पर आ जाते हैं। अभी देखिए कॉल आया था, नहीं रिसीव किए, फिर बार बार कॉल आ रहा है, साइलेंट कर दिए, फोन डिस्टर्ब करता है सब। आइए देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करें तो इस प्रकार के उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। अब तो हथकरघा मतलब है ये नहीं, अब बिजली करघा का ही प्रयोग किया जाता है। हथकरघा क्षेत्रों में श्रमिक की आवश्यकता होती है, साथ ही यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी इसमें क्या होते हैं, तो अपना रोजगार पा सकते हैं। इस प्रकार के उद्योग में पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है। इसमें सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों में कपड़ा बनाए में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम हो जाती है, उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब भाई बिल्कुल सिंपल सा बात है, मशीन उशीन लगाने के लिए अधिक पूंजी का तो आवश्यकता पड़ेगा ना, जब आप मशीन से करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख जो देश हैं आपके कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। सूती वस्त्र में देखिए भारत देख रहे हैं ना, उज्बेकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ये सब आपके सूती वस्त्र के प्रमुख देश हैं। ये सब आप ट्रिक से भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम में इससे सवाल भर भर के आता है आईटी सेक्टर से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग उत्पाद को का निर्माण किया जाता है। इसमें शोध रिसर्च की जरूरत होती है। इसमें श्रमिकों की अधिकांश भाग कुशलता यानी स्किल प्राप्त होता है, पढ़े लिखे लोग इसमें संलग्न होते हैं। अधिकांश काम इसके अंदर कंप्यूटर और यंत्रों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग में साफ सुथरे बड़े भवन, कार्यालय और प्रयोगशाला होती है, इसलिए उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहा जाता है, मतलब जहां पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिसर्च किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र आपके कौन कौन है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली, भारत के बेंगलोर शहर में स्थित सिलिकॉन वैली, भारत में भी सिलिकॉन वैली है जहां पे सिलिकॉन क्या है, तो देखिए सिलिकॉन से अब जो चिप उप बनता है ये सब सिलिकॉन का उसमें क्या रहता है, मात्रा रहता है। और जहां पे सिलिकॉन का उत्पादन होता है, जहां पे सिलिकॉन की ज्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं रखा जाता है, उसी को सिलिकॉन वैली के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। तो मुख्य रूप से यहाँ पर प्रमुख उद्योग में आपको कितने उद्योग के बारे में पढ़ना था, 3। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना उद्योग। ये आधार प्रदान करता है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, चूंकि सूती वस्त्र उद्योग में लोग हथकरघा से भी और बिजली करघा से भी प्रयोग में लाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में आपने पढ़ा, क्योंकि इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में एकदम स्किल लोगों का ही इसमें क्या होता है, जरूरत होता है। वह पढ़े लिखे लोगों का ही इसमें क्या होता है, आवश्यकता होता है, और वही कुशल श्रमिक का ही इसमें संलग्नता होता है। ठीक है, तो यही था आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटी में जनरली आपको क्या पढ़ना है, तो द्वितीय क्रियाकलाप में आपको पढ़ना है मेरे भाई कि किस प्रकार से कच्चे माल को हम लोग रूपांतरण करके उसके मूल्यों में वृद्धि करते हैं, और फिर जब उसका मूल्य बढ़ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। जैसे आप देखिए लोहा से क्या होना, लोहा से छड़ का बनना, छड़ से कार का बनना, ये भी एग्जांपल हो गया। दूध से पनीर का बनना, दूध से आइसक्रीम का बनना, आटे से आपका ब्रेड का बनना। तो मतलब सब मूल्य में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रहा है। तो जब उसका रूप में चेंज करते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त माल के रूप में हम लोग रूपांतरण कर देते हैं, उसी को हम लोग द्वितीय क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हम लोग को मुख्य यही पढ़ना था। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ना था। तो आपने पढ़ा आकार के आधार पे, उत्पाद के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, और उसके बाद आप क्या था, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पे। तो आपने 4 रूप से पढ़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पे भी आपने पढ़ा,
निजी, सार्वजनिक, संयुक्त। फिर आपने कच्चे माल की प्रकृति पे आधार पे पढ़ा, पशु आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, सब आपने पढ़ा। आपने पढ़ा उत्पाद के आधार पे, आपने पढ़ा आकार के आधार पे, ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, माने कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, सब आपने पढ़ लिया। तो उम्मीद है कि आपको सारा पॉइंट्स क्लियर होगा, ठीक है। जो ना क्लियर हो फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, फिर से क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में और इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन वाले सेशन में, ठीक है दोस्तों। बाकी अगले चैप्टर का इंतजार कीजिए। अगला चैप्टर जो चैप्टर 6 है आपका तृतीय क्रिया, वो बहुत लाजवाब चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उससे आपके एग्जामिनेशन में सवाल भी बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 6 में तभी आप रुक कीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।